नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे चैनल साहित्य का सफर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा के बारे में हमें जानकारी अति आवश्यक है, क्योंकि भाषा जो एक टॉपिक है वो हर क्षेत्र में कारगर है। इसके बिना तो कोई भी कहते हैं कि कोई भी टॉपिक पूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि हमें भाषा का ज्ञान ही नहीं है तो हम कोई भी क्षेत्र में कैसे कार्य कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं भाषा। सबसे पहले देखेंगे कि भाषा का सबसे प्राचीन रूप ऋग्वेद संहिता में मिलता है। अर्थात प्रश्न आ जाए कि भाषा का सबसे प्राचीन रूप कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद संहिता में इसका सबसे प्राचीन रूप मिलता है। अगला, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, बताना या व्यक्त वाणी। भाषा का जो अर्थ होता है उसे कहते हैं बोलना, बताना या अपने द्वारा व्यक्त की हुई वाणी। भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस प्रकार से भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले भाषा को समझ लेते हैं कि भाषा आखिर है क्या। देखिए, मैं आपको बताती हूँ तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि एक ये कोई इंसान ये बैठा है यहाँ पे, कोई दूसरा इंसान यहाँ पे है। तो जब ये व्यक्ति जब कुछ बोलेगा तो इसके आदान प्रदान जो होंगे और ये व्यक्ति जो सुनेगा, इसके द्वारा जो ग्रहण किया गया है इसकी भाषा को ये जब ग्रहण करता है, अर्थात इसके विचारों को जब ये व्यक्ति समझता है तो उसे ही हम भाषा कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा है। अर्थात अपने मन के जो विचार होते हैं उनको जब एक व्यक्ति अपने मन के विचारों को दूसरे व्यक्ति को बोलकर बताता है तो वह भाषा का प्रयोग करता है। बिना भाषा के कोई भी व्यक्ति वार्तालाप नहीं कर सकता है। अब हम देखेंगे भाषा के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? लिखित, मौखिक, सांकेतिक। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3। या तो भाषा आपको लिखित रूप में मिलेगी, या फिर मौखिक रूप में, या फिर सांकेतिक। अब ऐसा तो आपने कभी सुना नहीं कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सीधा लिखना सीख जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो भाषा होती है सर्वप्रथम मौखिक होती है। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो हम पहले बोलना सीखते हैं, ना कि लिखना। इसलिए हमारी सबसे पहली भाषा होती है मौखिक भाषा, और इसके बाद आती है हमारी लिखित भाषा। और ये जो सांकेतिक भाषा है, कहते हैं कि इशारों में भी कोई बात कर लेता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। या फिर लिपियां होती हैं, उन लिपियों को पढ़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वह भी सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार से भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। अगला देखिएगा, आप सभी लोग नोट्स बनाते जाइए। मैं बार बार क्लास में कहती हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत ही डीपली है और किसी भी पेपर में आने वाले क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, पढ़ने के लिए सहूलियत होगा आपके लिए। आगे देखिए, भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, जिसे पुरानी प्राकृत भाषा कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि भाषा हमारी जो पुरानी भाषा है वो पाली थी, और पाली को ही पुरानी प्राकृत कहते हैं। अगला, भाषा के 2 आधार होते हैं, मानसिक और भौतिक। अब ये मानसिक और भौतिक क्या होते हैं आप लोग समझिएगा। तो देखिए, हम बताते हैं मानसिक और भौतिक। ये भाषाएं ऐसी भाषा है, जैसे कि मानसिक, यदि कोई व्यक्ति कोई कुछ कह रहा है, जैसे कि मुझे ले लीजिए, मैं आपको अपने मन से सोचकर समझकर जो पढ़ा रही हूँ वह आएगी हमारी मानसिक भाषा में। और भौतिक भाषा वह है जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान जो आप ग्रहण कर रहे हैं वह हमारी भौतिक भाषा है। अर्थात यहाँ पर
जब व्यक्ति अपने मन से मानसिक विचारों को व्यक्त करता है तो वह हमारी मानसिक भाषा होती है, और जब उन्हीं विचारों को कोई दूसरा व्यक्ति ग्रहण करता है तो वह हमारी भौतिक भाषा होती है। और इसी भौतिक भाषा को यदि आप ग्रहण करने के बाद किसी तीसरे को बताएंगे तो ये आपकी मानसिक भाषा हो जाएगी, और जो सुनने वाला होगा वो वहां पे उसकी भौतिक भाषा हो जाएगी। तो आशा करती हूँ आप सभी को मानसिक भाषा और भौतिक भाषा में फर्क पता चल गया होगा। इसलिए अगर कभी प्रश्न आ जाए कि भाषा के दो आधार होते हैं, मानसिक और भौतिक, तो उनको बताइए तो आप लोग बता पाएंगे। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं भाषा परिवार कितने होते हैं। तो विश्व में 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। विश्व में 3000 भाषा परिवार हैं जिनको 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है, पर हमारे भारत में सिर्फ 4 ही भाषा परिवार हैं। हमारे भारत में 4 ही भाषा परिवार हैं। इनका प्रतिशत देखेंगे हम। भारोपीय भाषा सर्वप्रथम, यहाँ पे बोलने वालों की संख्या है 73%। दूसरे नंबर पर आता है आपका द्रविड़ जो भाषा परिवार है, इसमें बोलने वालों की संख्या है 25%। फिर आता है ऑस्ट्रिक, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिक भाषा है, इसके बोलने वालों की संख्या है 1.3%। और लास्ट में है चीनी तिब्बत, इसमें बोलने वालों की संख्या 0.7% है। अर्थात भारत में जो 4 भाषा परिवार हैं वो इस प्रकार हैं, और बोलने वालों की संख्या ये है। आप लोगों को ये डायग्राम बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर बनता ही है। आपको छोटी क्लास में ज्यादा मैटर प्रदान करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। यदि ये मेरा प्रयास सफल हो तो आप लोग कृपया करके कमेंट करके बताएं, तो मैं इससे ज्यादा मैटर छोटी क्लासों में आपको समझाने का प्रयास करूंगी। आगे देखिएगा, भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पूछा जाता है आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहले आता है आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इसको हम 2 भागों में विभक्त करते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय होता है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसी में वैदिक संस्कृत पहले नंबर पे आती है, इसमें है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है लौकिक संस्कृत, इसका समय माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। अब आती है हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा। मध्यकालीन आर्य भाषा में हमारा सबसे पहले नंबर पे पाली भाषा आती है। पाली भाषा का समय होता है 500 ईस्वी पूर्व से पहली सदी तक या शताब्दी तक, पहली ईस्वी तक। प्राकृत भाषा दूसरे नंबर पे आती है, इसकी है पहली ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक। तीसरे नंबर पे अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश का समय होता है 500 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक। अबहट्ट आती है आपकी 900 ईस्वी से 1100 ईसा पूर्व तक। तीसरा है आपका आधुनिक कालीन आर्य भाषा। आधुनिक कालीन आर्य भाषा को हमने हिंदी में रखा है। हिंदी आती है आपकी 1000 ईस्वी से अब तक। अर्थात इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आते हैं और यहीं आपको पढ़ना अति आवश्यक होता है। अब आइएगा हम आगे देखते हैं, जो आपने पढ़ लिया था उसी को अब हम और अच्छे से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। आप ये लोग नोट करते जाइएगा मेरे साथ साथ। अब देखेंगे जो हमारी हिंदी भाषा है वह हमारी वियोगात्मक श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? वियोगात्मक श्रेणी के अंतर्गत। आप लोग नोट करते जाइएगा।
अगला फैक्ट हम देखेंगे, सबसे पहले भारत की भाषाओं का परीक्षण, सबसे पहले भारत की भाषाओं का सर्वेक्षण जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा मेरे साथ में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भाषा का सर्वेक्षण किया था। सर्वेक्षण किया था, कब किया था? 1894 में। ठीक है, तो आपको ये सन भी याद रखनी है। अब हम समझेंगे भाषा की कुछ परिभाषाएं। इसको मैं साफ कर देती हूँ, आशा करती हूँ आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब डालिएगा भाषा की परिभाषा। तो भाषा की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती हैं, इसलिए हमको वह नोट करना अति आवश्यक हो जाता है। भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार। सबसे पहले हम देखेंगे सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार इन्होंने कहा भाषा नादमय यंत्र है। इन्होंने क्या कहा है? भाषा जो होती है, भाषा नादमय यंत्र है। पंत जी ने क्या माना है? भाषा को एक नादमय यंत्र माना है। इसलिए यदि पेपर में आ जाए तो आप लोग बताइएगा कि नादमय यंत्र किसने माना है? सुमित्रा नंदन पंत ने। अगली डेफिनेशन हम देखेंगे बाबूराम सक्सेना के अनुसार। दूसरी परिभाषा हम देखेंगे बाबूराम सक्सेना। बाबूराम सक्सेना के अनुसार। मैं यहाँ पे बोर्ड साफ कर देती हूँ क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे नोट करने में। अब देखिएगा बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है बाबूराम सक्सेना के द्वारा। तो देखिए आप लोगों ने दो डेफिनेशन लिख ली है और इन दोनों डेफिनेशन को, परिभाषाओं को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है।
तो भाषा के संबंध में आपको ये जानकारी जो दी गई है, आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब हम जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी और बड़ी इकाई कौन सी है। परिभाषाएं मोस्ट 2 काफी है, क्योंकि इन्हीं में से कहीं ना कहीं से पूछ ली जाती हैं। अगला फैक्ट आप देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण। मैंने लास्ट पहले की वीडियो में भी बताया था, और आप लोगों को कल की क्लास में भी मैंने समझाया था कि भाषा की सबसे छोटी और भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है आपकी वर्ण, जो कि मौखिक ध्वनि है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है शब्द, क्योंकि शब्दों को हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई और सार्थक इकाई होती है आपकी वाक्य। ये सब आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार से आशा करती हूँ कि आज के लिए इतना ही भाषा के टॉपिक में, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगली क्लास में देखते हैं भाषा का टॉपिक। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का, हर क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। आज के लिए धन्यवाद।